नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किसी कंपनी के शेयर को कैसे वैल्यू करते हैं। कैसे जानेंगे कि कोई एक शेयर जिसकी मार्केट प्राइस 100 रुपये है, क्या वो सही प्राइस है, क्या वो शेयर ओवर वैल्यूड है, अर्थात उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू तो 80 रुपये होनी चाहिए थी लेकिन मार्केट प्राइस 100 रुपये है। तो ऐसी परिस्थिति में हम उस शेयर को अवॉइड करते हैं, नहीं खरीदते हैं। या क्या वो शेयर अंडर वैल्यूड है, अर्थात उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, इनहेरेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 120 रुपये होनी चाहिए थी लेकिन वो मार्केट में 100 रुपये पर मिल रहा है। तो ऐसे शेयर को हम तुरंत खरीदना चाहते हैं। हम देखते हैं कि क्या वो शेयर मेरे खरीदने के जोन में है या नहीं। उसके बाद भी कई कंसिडरेशन है, लेकिन एक बेसिक जो वैल्यू की बात होती है तो मुझे ये पता चलता है कि ये शेयर अंडर वैल्यूड है। 120 रुपये प्राइस होनी चाहिए थी, 100 रुपये है, तो मैं खरीद सकता हूं। एटलीस्ट वो डिसीजन फेवरेबल है। तो ये कैसे पता करेंगे? मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं, घर या फ्लैट। तो आप उसमें क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि अगर उस फ्लैट की कीमत मार्केट में मान लीजिए 50 लाख रुपए है, तो आप देखेंगे कि पहला कि क्या अगर वो फ्लैट मुझे बनाना होता या वो घर मुझे बनाना होता तो उसकी कीमत कितनी होती, लैंड प्राइस क्या होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगा, फिटिंग्स के कॉस्ट क्या होंगे, रेगुलेटरी कॉस्ट क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीजें आप इवैल्यूएट करेंगे। दूसरा तरीका है कि मैं ये देखूं कि उसके साथ वाली फ्लैट का ट्रांजैक्शन कितने में हुआ है, अर्थात या तो साथ वाली या उस एरिया में अगर किसी फ्लैट का ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो कितने में हुआ है। तो मुझे एक एंकर प्राइस मिल जाता है और मैं समझता हूं कि ये उस प्राइस पर खरीदा जा सकता है। तीसरा मेथड है कि मैं देखता हूं कि उस फ्लैट से मुझे क्या रेंट मिल सकता है और उस सारे रेंट को मैं आज के डेट में वैल्यू करता हूं तो उसकी वैल्यू मुझे पता चलती है। तो ये 3 मेथड है। पहले जिसे मैं कहता हूं रिप्लेसमेंट, दूसरा है पीयर वैल्यूएशन और तीसरा है कैश फ्लो अप्रोच। ठीक इसी तरह से हम किसी कंपनी के शेयर को वैल्यू करते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में हम ये देखते हैं कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है और मुझे उस कंपनी को वापस से खड़ा करना है तो मुझे उसे बनाने के लिए क्या लैंड लगेंगे, बिल्डिंग बनानी होगी, प्लांट एंड मशीनरी लगेंगे, प्रोडक्ट्स के लिए कुछ खर्च लगेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की रीच के लिए कुछ खर्च लगेंगे, उसके रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए लगेंगे, ब्रांड बनाना पड़ेगा। ये सारे खर्च मुझे ऐड करके मैं देखूंगा कि मुझे आज के दिन में अगर उस कंपनी को रिक्रिएट करना हो, रिप्लेस करना हो तो उसकी क्या वैल्यू होगी। दूसरे केस में जैसे फ्लैट के लिए एक बेसिक डिनोमिनेटर है कि प्राइस पर स्क्वायर फीट, किसी फ्लैट का प्राइस पर स्क्वायर फीट कितना है और ये डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पर है, किस बिल्डिंग में है, किस शहर में है या उसमें क्या फैसिलिटीज ऐड हुई हैं। तो उसी तरह कंपनी के केस में हम प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, जो एक मल्टीपल देता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल। उसी तरह प्राइस टू बुक वैल्यू, कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, ईवी टू एबिटा, अर्थात वो कंपनी कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जेनरेट कर रही है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ की बात करते हैं, प्राइस टू सेल्स की बात करते हैं और ऐसे प्राइस टू कैश फ्लो की बात करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं कि अगर कंपनी ए की प्राइस अर्निंग 10 है और उसी सेक्टर में दूसरी कंपनी है जिसकी प्राइस अर्निंग 20 है तो हमें एक कंपैरिजन मिलता है कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और तीसरा अप्रोच है कैश फ्लो का
जिसमें जिस तरह से रेंट को मैं फ्यूचर के रेंट्स को आज के डेट में वैल्यू कर रहा हूं, उसी तरह यहां पर है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। मैं सारे डिविडेंड्स जो कंपनी हमें लाभांश के रूप में देती है उसकी डिविडेंड की डिस्काउंटिंग करता हूं, कंपनी के कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग करता हूं। और कैश फ्लो दो तरह से हो सकती है, शेयर होल्डर्स को मिलने वाली कंपनी जिसे मैं FCFE कहता हूं, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होल्डर्स, और दूसरा है फ्री कैश फ्लो टू फर्म जिसमें इक्विटी भी है और डेट भी है, सो इक्विटी प्लस डेट दोनों। और तीसरा मेथड है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, कंपनी कितनी वैल्यू ऐड कर रही है, कितनी इकोनॉमिक वैल्यू ऐड कर रही है, और हर इकोनॉमिक वैल्यू, हर साल की इकोनॉमिक वैल्यू को मैं आज के डेट में लेकर आता हूं। ये 3 मेथड है। हालांकि जब आप मार्केट में जाएंगे, जब आप मार्केट के पार्टिसिपेंट से बात करेंगे, एनालिस्ट्स को सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा उनका फोकस पीयर वैल्यूएशन पे होता है। ये सबसे लोकप्रिय मेथड है, सबसे आसान मेथड है, सबसे इंट्यूटिव है समझना। मान लीजिए मैं बोलता हूं पीई का मल्टीपल 10 है, तो क्या डिनोट करता है कि 1 रुपये अर्निंग के लिए, 1 रुपये अर्निंग पर शेयर के लिए मैं इस कंपनी को 10 रुपीज में खरीदता हूं। हर रुपी ऑफ अर्निंग के लिए मैं 10 टाइम्स देने को तैयार हूं। तो ये काफी सिंपल हो जाता है। अर्निंग्स कंपनी हर क्वार्टरली रिजल्ट में अनाउंस करती है, एनुअली अनाउंस करती है, लोग बहुत इजीली ये नंबर देख सकते हैं। सिर्फ एक फैक्टर आपको चाहिए, अर्निंग्स, मार्केट प्राइस कंटिन्यूअसली आपको मार्केट में मिलती है। तो ये मेथड जो है वो सबसे कॉमन मेथड है, कॉमन है, इंट्यूटिव है, और इसके कारण सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन कैच कहां है? कहते हैं ना, तो ये कॉमन सेंसिकल है, बट कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन, वी ऑल नो दैट, राइट? तो क्या इस पी रूपी कृष्ण का एक्चुअल विराट रूप है, वो देखते हैं। सो पीई में प्राइस तो गिवन है, अब बात आती है अर्निंग्स की। अर्निंग्स में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनकम क्या हुई और एक्सपेंसेस क्या हुए। इनकम जो है वो मैंने क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर किया उस पर डिपेंड है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, उसकी ब्रांड बिल्डिंग मैंने कैसी की है, राइट? उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप मैंने कैसे किए हुए हैं। उसी तरह एक्सपेंसेस में मैं ये देखता हूं कि मेरे ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने हैं, मैं कितना एफिशिएंट हूं। फिर मैं देखता हूं कि मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी है, मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मुझे और भी किसी तरह के अगर एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेशन, मुझे क्या बेनिफिट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, मैं कुछ अगर रेगुलेटरी कॉस्ट इन्वॉल्व कर रहा हूं, मुझे हो सकता है कुछ रॉयल्टी देनी पड़े, ये सारी चीजें मैं देखता हूं। इन सारी चीजों के साथ साथ मुझे देखना होता है कि फ्यूचर ग्रोथ क्या है, और फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करेगा कि मैंने R&D क्या की है, मेरे कंपटीशन क्या कर रहे हैं, मैंने किस प्रकार का अपना एक मोट क्रिएट किया हुआ है। मोट अर्थात क्या चीजें हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करती हैं, मेरे बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। जब इन सारी चीजों को मैं देखता हूं तो ये सारी चीजें फ्लूइड हैं। आज जो इनकी वर्तमान स्थिति है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद, इन चीजों में बदलाव आ जाता है, और इन चीजों के बदलाव को लगातार समझना बहुत ही जरूरी है। जो सिर्फ अर्निंग्स पर फोकस्ड हैं, कई बार वो गलत हो सकते हैं। कई बार कुछ चीजें अगर ध्यान में नहीं आई, उनके इंपैक्ट अर्निंग्स पे 6 महीने बाद, साल भर के बाद कितना ज्यादा होगा, ये अगर नहीं ध्यान में है, ये अगर फोकस में नहीं है, तो ये जो कैलकुलेशन है ये पूरी तरह से आपका
गलत हो सकता है, और ये कॉशन बहुत ही जरूरी है किसी को भी समझने के लिए। तो जहां 3 बहुत आसान मेथड्स हैं, रिप्लेसमेंट वैल्यू, पीयर वैल्यू, कैश फ्लो अप्रोच, तीनों को अच्छे से समझना जरूरी है और तभी हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। राइट? आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में फिर एक नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।